3 इसको हम डिस्कस करते हैं, पेज नंबर 13। इसमें बच्चों 3 एरिया उसने बनाए हैं, आई क्या आपने, ABC। पहला एरिया है जी ग्रिड ए, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। ये भी बच्चों आपने एक चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, अगर आपको याद हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, चैप्टर नंबर 8 था मेरा ख्याल है, याद है कुछ कुछ, जिसमें हमने पढ़ा था मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाया करते थे, सबसे पहले मटेरियल आता था, फिर उसमें लेबर ऐड होता था, प्राइम कॉस्ट बन जाती थी, फिर प्राइम कॉस्ट में हम एफओएच ऐड करते थे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती थी, फिर उसमें वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होता था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बन जाती थी, फिर उसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होता था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती थी। याद आ रहा कुछ कुछ बच्चों? ये एरिया यहाँ पे बड़ा डिटेल में डिस्कस होना है, और कितने से कितने नंबर का पेपर आना है इसमें से, 35 से 45 नंबर। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ अटैच है, मतलब ऐसी कॉस्ट भी हो सकती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना ना हो, उसकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ अटैच है। ठीक है जी। इस ग्रिड में देखते हैं क्या क्या टॉपिक आते हैं। सबसे पहले उसने बताया जी प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी। आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस। आपको मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ाया था कि भाई बिजनेस 3 तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। तो इन तीनों की बात करें। अकाउंट फॉर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टू accumulate the cost of product, job or service using absorption, marginal and activity based costing। अच्छा, ऊपर वाला टॉपिक कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। ठीक है जी। और नीचे वाला टॉपिक कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा। ऊपर वाला क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन में उसमें इन्वॉल्व नहीं है, थियोरेटिकल एरिया है, बस आपने क्या करना, आइडेंटिफाई करना भाई ये वाली कॉस्ट कहाँ लगती है, बस। ठीक है जी। तो ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की भी हल्की फुल्की बातें आपने पढ़ी हुई है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये होती है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका आपको शुरू में पता नहीं होता कि कितने लगेंगे। जैसे बिजली का बिल है, आपने जनवरी में 15 दिनों के अंदर अंदर एक काम किया था, अब उन 15 दिनों का बिजली का बिल तो आपको पता नहीं है, बिल तो आएगा फरवरी में जाके। तो आप क्या करते हैं, एक अंदाजे के हिसाब से बिजली कैलकुलेट करके उस जॉब में डाल देते हैं कि यार इतने, मुझे लगता है इतने रुपए की बिजली लगी है इस पर। तो उसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या कहते हैं? मतलब उसने बिजली अब्जॉर्ब की है। ठीक है। मटेरियल लगा है, पता है आपको कितना लगा है, लेबर लगा है, पता है आपको कितना लगा है, लेकिन बिजली का आइडिया नहीं है। तो उसके लिए आप एक अंदाजा लगा रहे होते हैं, यार इतनी बिजली लगी, उसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। लेकिन ऐसा खर्चा जिसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर आप लगाएं, बिजली ना लगाएं, क्योंकि बिजली का आपको पता ही नहीं है, तो उसको फिर हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। दोनों में फर्क समझ आया कि एक में ऐसे खर्चे भी होते हैं जिनका पता तो नहीं होता, लेकिन अंदाजन हम खर्चे शामिल कर रहे होते हैं। दूसरा कहता है यार अंदाजा क्यों लगा रहे हो, मारो गोली, जिस चीज का पता सिर्फ वो लिखो। तो इन दोनों में ये फर्क है। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या होगा जी, जब आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, सम टाइम अंदाजे ज्यादा लग जाएंगे और सम टाइम अंदाजे कम लग जाएंगे। ये बात भी आपने पढ़ी हुई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो उसको ओवर या अंडर अब्जॉर्ब कहते होते हैं, ओवर या अंडर अब्जॉर्ब ओवर। ऐसी कैलकुलेशन अगर आ जाएगी बच्चों, तो वो भी कितने नंबर की आएगी? मैक्सिमम 8 नंबर की आएगी। पॉइंट नंबर 4, अप्लाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक फॉर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो बच्चों, फाइफो और वेटेड एवरेज का चैप्टर याद है? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की थी हमने उस वक्त। यहाँ पे थोड़ी सी मजीद डिटेल में होगी, लेकिन उसमें कितने नंबर का सवाल आएगा? 8 नंबर का आएगा। तो ये पहली ग्रेड में शामिल है। फिर रॉ मटेरियल की डिटेल डिस्कशन है। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, मैंने आपको एग्जांपल दी थी आलू से लेस बनने की, याद है कुछ कुछ? कि आप आलू बाय करते हैं, फिर वो आगे दूसरे प्रोडक्शन हाल में जाता है, उसकी सफाई होती है, फिर कटिंग होती है, फिर फ्राई होता है, फिर ड्राई होता है, फिर पैक होता है। ठीक हो गया? तो रॉ मटेरियल की डिटेल जितनी भी कैलकुलेशन हो सकती है किसी फैक्ट्री के अंदर, वो आपने पढ़नी है बच्चों।
तो वो कितने नंबर तक का सवाल आ सकता है? 20 नंबर का आ सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वही बातें जो ऊपर हमने की हैं वो लहदा से आपको टेस्ट की जा सकती है पेपर में, ठीक है जी। वो कितने नंबर का सवाल आ सकता है? 20 नंबर का सवाल आ सकता है। फिर कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड। प्री डिटरमाइंड वो होते हैं कि ऐसा रेट जो साल के शुरू में निकाल के बैठ जाए। देखो असल में तो बिजली का बिल आना बाद में आता है ना, पहले बिजली इस्तेमाल करते हैं फिर उसका बिल आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुरू में एक रेट निकाल लेते हैं कि अगर 1 यूनिट हम कंज्यूम करेंगे तो कितने रुपए का हमें पड़ेगा। एक तो बापडा ने रेट लगाना है लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक रेट हम खुद कैलकुलेट करके बैठेंगे साल के शुरू में, उसको कहते हैं प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट, जो साल के शुरू में कैलकुलेट करके बैठे। ठीक है जी। तो उसका अलग से टॉपिक है बच्चों, और वो कितने नंबर का आ सकता है? वो अभी 20 नंबर का आ सकता है। ठीक है जी। फिर लेबर का टॉपिक है। लेबर किस तरह से काम करेगी, उसको कैसे पेमेंट करनी है। मतलब कुछ लेबर ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, काम करें या ना करें उसको सैलरी देनी देनी। लेकिन कुछ लेबर ऐसी होती है जो काम करेगी तो पैसे देंगे, नहीं करेगी तो पैसे नहीं देंगे। जैसे सुबह के वक्त अगर आप घर से आ रहे हो कॉलेज के लिए, तो आपने रास्ते में एक जगह देखी होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वो बेलचे अपने अपने क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट उन्होंने पकड़े होते हैं। किसी ने वो डब्बा पकड़ा होता है, उसके ऊपर पेंट वाला उसने गत्ता भी पकड़ा होता है, जनाब मुख्तलिफ किस्म के उसमें कलर होते हैं कि कौन सा पेंट करवाना, मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया। आपने फर्ज करें घर में पेंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, उस जगह पे जाएंगे, वहां पे पेंट वाले बंदों को देखेंगे, किसी एक बंदे से बात करेंगे कि यार मैंने घर में ना 2 दिनों के लिए काम करवाना है। वो कहेगा सर मैं हाजिर हूँ। आप उसको घर ले के आए, उसने 2 दिन काम किया, 2 दिनों की आपने उसको पेमेंट की। अब आप उसको पूरे महीने की पेमेंट तो नहीं करेंगे ना, जितना काम किया उतनी पेमेंट करेंगे। तो ये वो परमानेंट लेबर नहीं है। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं जी, ये दिहाड़ीदार मजदूर है। बात सुन लगी कि नहीं लगी, कि जितना काम जितने दिन का काम किया उतने दिन के पैसे दे दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। तो वो लेबर जो सुबह से लेकर शाम तक चाहे वो काम हो चाहे ना हो आपके साथ अटैच है, उसको क्या कहेंगे, ये परमानेंट लेबर है। तो लेबर कितनी तरह की होती है, उनको पैसे किस तरह से देंगे। अगर वो लेबर आपकी सुस्त है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के तरीकेकार क्या हैं, उनको कंट्रोल करने का क्या तरीकाकार है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके ऊपर थोड़े से हमने प्लान डिस्कस करने हैं। क्या ये प्लान अगर कर लोगे ना, लेबर मोटिवेट हो जाएगी, प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? उसके ऊपर बच्चों आपको सवाल आ सकता है, कितने नंबर का आ सकता है? 8 नंबर का आ सकता है। रेम्यूनरेशन सिस्टम, भाई पेमेंट रेम्यूनरेशन से मुराद है पेमेंट, आपने उसको पेमेंट करनी कैसे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप उनको पेमेंट हफ्ते बाद कर दें, डेली बेस पे कर दें, महीने बाद कर, इंसेंटिव रख दे बीच में कि यार देखो अगर शाम को काम करोगे ना तुम, हम तुम्हें डबल पैसे पे करें, संडे लगाओगे डबल पैसे पे करें। बात में लगी है? या 8 घंटे को मारो गोली, तुम अगर ये काम 6 घंटों में मुकम्मल करके घर चले गए ना, हम तुम्हें 8 घंटे की पेमेंट करें। तो इसका मकसद क्या है कि बंदा मोटिवेट हो, जल्दी जल्दी काम। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब आपको एक काम चाहिए 6 घंटे के अंदर अंदर, आप कहते हैं यार आज काम कर दें, वो कहते हैं ठीक है कर देंगे। वो जनाब पहले बार गया है, जनाब पानी शानी पी के आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर जा रहा है सिगरेट पी के आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर जा रहा है, भूख लगी है खाना खाने जा रहा है। हमने कहा यार काम कर दे, तेरी मेहरबानी। तो कह रहा सर टेंशन क्या है, शाम को जाते हुए आपको काम मिल जाएगा। हमने कहा यार ऐसे नहीं ऐसे। हमने कहा इस बंदे से काम करवाने का कौन थी, इसको लालच दो, इसको को यार जितनी जल्दी तू काम करेगा ना उतनी जल्दी कार चला जाए। अब वो बाहर पानी पीने नहीं जाएगा, बाहर लोगों से गपशप करने नहीं जाएगा, वो दोपहर की रोटी भी नहीं खाएगा। वो कहेगा अच्छा 5 बजे तक नहीं बहना पैना मैनू। हमने कहा नहीं, ये काम मुकम्मल करो, लंच ब्रेक में ही चले जाओ घर, तुम्हारी मर्जी है, जब मर्जी काम मुकम्मल करो। तो जब उसको पता लगेगा कि मुझे जो पेमेंट इन लोगों ने करनी है उसका घंटों से कोई लेना देना नहीं है, काम से लेना देना है, तो वो फिर नहीं देखेगा कि मैं शाम तक बैठा हूँ कि नहीं बैठा। पॉइंट समझ आ गया? वो मोटिवेट हो गया। हम उसको कहेंगे भाईजान तू सानू काम करके दे, जो मर्जी बैठ। तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है वो फजर के वक्त ही आ रहा है, वो कहेगा यार सुबह सुबह मैं काम करदा, फजर की नमाज पढ़ के मैं जावांगा, काम करके 8 बजे वेला, और सुबह 8 बजे जाके मैं कितने होर भी काम कर सकता, एक दिन में 2 जगह तो पैसे लाऊंगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बंदा फिर मोटिवेट हो जाएगा
और वो ज्यादा स्पीड से काम करेगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो ये कुछ वेज प्लान्स हैं जिसको हम कहते हैं इंसेंटिव वेज प्लान। इंसेंटिव है उसके लिए कि भाई हम तुम्हारे से घंटों के हिसाब से पेमेंट हमने तुम्हें नहीं करनी, काम के हिसाब से पेमेंट करनी है। काम जब मर्जी करो, हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। रात को बैठ के काम कर दो, हमें तो काम से कर सकते। ठीक हो गया, वो बंदा मोटिवेट होगा। पीछे से हमें भी प्रेशर आया हुआ है कि भाई जनाब जल्दी जल्दी माल भेजो, जल्दी जल्दी माल भेजो। हमारी लेबर ऐसी है कि वो कहते हैं 8 घंटे साढ़े को पे आराम से काम करें। तुम लेबर के तरले मिलते कर रहे हैं कि यार जल्दी काम मुकम्मल कर दो, ऑर्डर पूरा करना है, तो लेबर के किसी अपने सामने कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लेबर को हम फिर फेंटी लगाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हम उनका पेमेंट प्लान चेंज कर, वो उससे मोटिवेट होंगे, जल्दी काम। इसके ऊपर बच्चों आई का सवाल बना सकता है। कितने नंबर का सवाल आएगा? 8 नंबर का सवाल आएगा। फिर एक कंसेप्ट है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का कंसेप्ट ये है बच्चों, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त ये देखा होगा कि जब आप किसी टॉपिक को पहली दफा पढ़ते हैं ना, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन जब उसी टॉपिक को दूसरी दफा पढ़ते हैं ना, तो टाइम कम लगता है। ये बात समझ आ रही? ये ले, तो आगे करो तो। ये बात समझ लगी थी। एक सवाल अब पहली दफा करते हैं, उसमें टाइम अच्छा खासा लगता है। फिर अब वही सवाल जब दोबारा करते हैं तो टाइम क्या लगता है? कम लगता है। फिर वही सवाल जब तीसरी दफा करते हैं तो टाइम और कम लगता है। वही सवाल जब आप चौथी दफा करेंगे तो टाइम और कम लगेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 85 दफा वो सवाल करें तो 1 सेकंड में ही होगा। बात समझ आ रही है ना रही? मतलब वो टाइम कम तो हो रहा है, लेकिन एक लेवल पे आकर रुक जाएगा। उससे कम टाइम कभी भी नहीं लगेगा। नहीं बात समझ? आपने वो ऐसे बच्चों को देखा है जो सिपारा पढ़ रहे होते हैं कुरान का, तो 15 मिनट में पढ़ के साइड पे कर देते, फिर अगला शुरू कर देते। तो क्या जब पहली दफा बच्चा पढ़ने लगा था सिपारा, तो 15 मिनट में उसने खत्म किया? उसे शायद महीना लगाया हो। ऐसी है। फिर जब दूसरी दफा उसने पढ़ा हो तो हो सकता है उसका हफ्ता लगाओ। तीसरी दफा जब पढ़ा हो तो हो सकता है उसका 1 घंटा लगाओ। चौथी दफा जब उसने पढ़ा हो तो हो सकता है आधा घंटा। लेकिन मिनिमम, अगर वो फर्ज करो 1000 ही दफा भी पढ़ रहा है, तो मिनिमम 15 से 20 मिनट तो लग रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 15 मिनट से कम भी टाइम में सिपारा पढ़ सके। अब वो दूसरी बात है कि ऊपर से हाथ फेरी जाए फेरी जाए फेरी जाए, तो ठीक है वो पढ़ नहीं रहा। फिर वो आपको बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता। मिनिमम अगर आप एक तसल्ली से एक एक लफ्ज पढ़ रहे हो ना, और स्पीड भी आपकी अच्छी खासी हो, तो 15 से 20 मिनट लगेगा। बात समझ आएगी नहीं? तो वो क्या है कि वहां पे आके आपकी लर्निंग जो है रुक गई है, उससे मजीद कमी नहीं हो सकती। तो यही बात है बच्चों कि जब भी कोई लेबर एक नया काम करेगी ना, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, उसको हम कहते हैं यार तुमने ऐसे करना है कि इस कमरे में ना ये टेबल फिक्स करना है। उसने पहले जिंदगी में टेबल फिक्स नहीं की, तो ये मजदूर है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, उसको कहा यार टेबल फिक्स कर दो। वो आएगा, बेंच उठाएगा, दूसरे कमरे से लेके आएगा, यहाँ पे फिक्स कर दे। उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। हो सकता है इस पूरे कमरे में टेबल फिक्स करने में उसको 4 घंटे लगे। हमारे पास एक और कमरा भी है, वो भी इसी तरह है। अब हमने कहा यार उसमें भी फिक्स करना है। अब जब दूसरे कमरे में टेबल फिक्स करेगा ना, वो सोचेगा कि पहले मुझे कौन सी जगह पे टेबल रखने चाहिए ताकि मुझे बाकी टेबल लाने में आसानी हो। उस पर टाइम उसका क्या लगेगा? कम लगेगा। फिर तीसरा कमरा भी सेम है। वो मजीद कुछ सीखेगा दूसरी दफा से कि यार मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा टाइम मजीद कम लगे। करते 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 ऐसा भी हो सकता है कि पूरे कमरे में टेबल उसने आधे घंटे में लगा दी।
तो इसको बच्चों कहते हैं लर्निंग कर। क्या कहते हैं? लर्निंग कर। कि एक काम बार 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 करने से क्या होता है कि काम को करने का टाइम कम हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको क्या प्रोडक्शन में कितना फायदा होगा, उसके ऊपर आई का सवाल पूछेगा। कितने नंबर का? 8 नंबर। तो ये बच्चों ये 3 टॉपिक मिला के ना आई कैप ने पहली ग्रिड बनाई है 35 से 45 नंबर की। इसमें बेसिकली 3 मेजर जो आ रहे हैं ना कंपोनेंट, क्या क्या आ रहा है जी? मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, और एफएच आ रहा है। यहां तक की बात लगी। अब दूसरी जो बच्चों ग्रिड है वो है कॉस्ट फ्लो की, और उसमें कितने से कितने नंबर का सवाल आ सकता है, पेपर आ सकता है? 20 से 30 नंबर का। अब कॉस्ट फ्लो का कंसेप्ट क्या है बच्चों? कॉस्ट फ्लो का सिंपल कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में फैक्ट्री की एग्जांपल दी थी, कि पहले आप माल लेते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर में आता है, फिर रॉ मटेरियल स्टोर से इशू होकर प्रोडक्शन हाल की तरफ जाता है, फिर वहां से तैयारी होकर वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? फिनिश गुड स्टोर में जाता है, और फिर वहां से निकल के कस्टमर के घर में जाता है, जहाँ पे वो उसको कंज्यूम करते हैं। ये सारा कुछ याद है? ये सारा प्रोसेस जो है इसको कहते हैं कॉस्ट फ्लो। इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट फ्लो। कि कॉस्ट कहाँ से आई, कहाँ गई, उसके आगे कहाँ गई, और उसके आगे कहाँ गई। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फ्लो। कॉस्ट फ्लो का मतलब समझ आ गया कि नहीं समझ आया? तो उसमें बच्चों कॉस्ट फ्लो के टॉपिक में पहला टॉपिक है प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या मुराद है? कि प्रोडक्शन हाल में कौन कौन से खर्चे लग रहे हैं। प्रोडक्शन हाल में, याद है बच्चों मैंने आपको टॉपिक एक लफ्ज पढ़ाया था, वर्क इन प्रोसेस। और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन हाल में जो चीज भी बन रही होती है वो वर्क इन प्रोसेस उसको कहते हैं। उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता उसका वर्ड शॉर्ट होते 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 क्या रह गया? प्रोसेस कॉस्टिंग। असल में ये वर्क इन प्रोसेस, लेकिन उसका नाम शॉर्ट कर दिया गया। ठीक हो गया? तो बच्चों, एनालाइज एंड अकाउंट फॉर द फ्लो ऑफ कॉस्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। कितने नंबर का आ सकता है? सादा अल्फाज में वर्क इन प्रोसेस के ऊपर 20 नंबर का सवाल आएगा। ठीक हो गया जी? अगला पॉइंट, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में बच्चों लॉसेस भी हो सकते हैं। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई काम करे उसमें नुकसान ना हो। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फैक्ट्री लगाए और फैक्ट्री लगाने के बाद ये दावा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कभी नुकसान नहीं। ये हो नहीं सकता। जो बंदा कारोबारी है उसको नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन उसके फायदे उसके नुकसान से ज्यादा हैं तो वो कामयाब कारोबारी बंदा है। लेकिन अगर उसके नुकसान उसके फायदों से ज्यादा हैं तो एक नाकामयाब बिजनेसमैन। समझ लगी? और अक्सर बेशर आपने सुना होगा जी, फलां फैक्ट्री में आग लग गई, फलां प्लाजे में आग लग गई। तो फैक्ट्री या प्लाजा किसी बंदे का कारोबार था कि नहीं था? तो बेचारे का कारोबार को आग लग गई। नहीं बात समझ आ रही? तो वो पॉइंट क्या है कि ऐसे मसले हो सकते हैं बिजनेस में जिसकी वजह से नुकसान हो जाए। पॉइंट ये है कि उसके बाद आप खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। ठीक है? मतलब फर्ज करें एक बंदे ने पोल्ट्री फार्म डाला हुआ है, एक दिन न्यूज आ जाती है जनाब के वो जी पोल्ट्री को फलां वायरस लग गया, तो सारी मुर्गियां वेस्ट हो गई, नुकसान हो गया। अब या तो कारोबार बंद करके नौकरी कर लेगा, या फिर मजीद हिम्मत करे क्या करके क्या करेगा, अगले सीजन दोबारा मुर्गियां डाल लेगा। तो कारोबार में नुकसान होते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग कारोबार जो नहीं कर पाते, वो क्यों नहीं कर पाते? उसी नुकसान से डर रहे होते। और बहुत सारे लोग जो कारोबार कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं? वो उस नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर लेते हैं। यार खैर है, की हो गया, नुकसान होएगा, देखी जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आपने सीए करना है तो आप भी कोई ना कोई रिस्क लेकर बैठे हुए हो यहाँ पे कि नहीं बैठे हो? रिस्क रिस्क तो बहुत बड़ा है। फायदे हैं लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है? सोचो जरा। आप जिस पंगे में हो आपको अब पता तो ना चाहिए इसमें रिस्क क्या है? डिग्री तो कोई नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट तो डिग्री से भी बड़ा है ना ये वाला। और क्या रिस्क है?
हाँ जी, देखो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर 6 साल में ना हुआ, अटेम्प्ट्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और डिस्क्वालीफाई होने के बाद सिर्फ एफएससी नहीं है, आप और कख नहीं है। दुनिया में आप कहीं और जाएंगे तो आप एफएससी से शुरू करेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आपको ये नहीं कहेगा माशाल्लाह तो 4 साल लाने लगा तेरा 4 ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कोई चक्कर नहीं, आप एफएससी हैं। ठीक हो गया। आपने सोचा होगा 5.5 साल में या 5 साल में हमारा सी हो जाएगा, हो सकता है 10 साल लगे। ठीक है, एक रिस्क है। लेकिन चूंकि आपको उम्मीद है कि आप 5 साल में या 6 साल में कर लेंगे, उम्मीद ज्यादा है, टेंशन कम है, तभी बैठे हुए। अगर टेंशन ज्यादा हो, उम्मीद कम हो, तो बैठे होंगे नहीं। तो रिस्क तो आप भी लेके बैठे हुए ना। इसी तरह से हर कारोबार में भी रिस्क है। ठीक है। तो रिस्क का जो लेवल है या नेचर है, वो डिफाइन करती है कि आप वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर। अगर आप समझते हैं कि यार मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, 120 मिनट आप काम करेंगे। लेकिन आप कहते हैं यार इतना बड़ा रिस्क मेरे को नहीं ले जाता, 6 साल कोई अपनी जिंदगी दिला दे है, 18 साल के बाद ये तो बंदा जिंदगी इंजॉय करता है, तो मैं वो 6 साल सीए चला दें, मैं पागल है। तो कहता ठीक है ना लो, क्या करो, 6 महीने साल का डिप्लोमा कर लो, छोटी मोटी नौकरी कर लो। लेकिन 6 साल बाद जो सीए कमा रहा होगा आप उसको नहीं पहुंच पाएंगे, अनटिल अनलेस आपने टिकटॉक या यूट्यूब का चैनल खोला। ठीक है जी। तो फिर आप रोजी तो कमा लेंगे, लेकिन इज्जतदार रोजी नहीं कमा पाएंगे। बरल लॉसेस समझ आ गए बच्चों, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसके बारे में आपको एक अंदाजा होता है, और अब नॉर्मल लॉस इसका आपने अंदाजा नहीं लगाया, मतलब फैक्ट्री में आग लग गई, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन आपने 100 यूनिट बनाए, उसमें से 5 खराब निकला है, 95 ठीक निकला है, ये सोचा हुआ। बात सुनेगी ना, 100 में से 5 खराब निकला है, ये कहना हाँ यार ठीक है मुझे पता है। लेकिन 100 के 100 ही जल गए, ये नहीं सोचा। तो ये फर्क है अब नॉर्मल लॉस में और नॉर्मल लॉस में। तो इसकी कैलकुलेशन बच्चों हमने पढ़नी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक ऑन वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, इसके ऊपर सवाल आ सकता है बच्चों। कितने नंबर का? 20 नंबर का। इसमें भी वो 5 वेटेड एवरेज वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं। एनालाइज एंड अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। अब जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट क्या है बच्चों? सऊदी अरब में जमीन से तेल निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता। वो तेल पाकिस्तान इंपोर्ट कर लेता है। ओके। फिर पाकिस्तान में रिफाइनरी लगती है जिसमें वो तेल डाला जाता है। उस तेल को मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसमें से डीजल निकलता है, उसी में से पेट्रोल निकलता है, उसी में से हाई ऑक्टेन निकलता है, उसी में से मिट्टी का तेल निकलता है, और उसी में से ग्रीस निकलती है। जो मिट्टी का तेल है ये भी उसी तेल से निकलता है। वो जो सऊदी अरब की जमीन से तेल निकलता है ना, वो तेल डायरेक्ट किसी आप गाड़ी में नहीं डलवा सकते, वो तेल डायरेक्ट गाड़ी में डलवा नहीं सकते, उसको पहले रिफाइन करना पड़ता। केमिस्ट्री पढ़ी है सबने? नहीं पढ़ी ना? ठीक है था। मैट्रिक जी तो पढ़ी होगी कि मैट्रिक जी नहीं पढ़ी? वो कर ही गया तो है, मैट्रिक तो समझा ही कख नहीं तेरा सत्यानाश। अच्छा, तो केमिस्ट्री में बच्चों आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, कि वो जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, उसको मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस में से गुजार के मुख्तलिफ किस्म के लेवल पे जाके वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके डिफरेंट फार्मूले होते हैं। एक हाई ऑक्टेन का फार्मूला डिफरेंट है, पेट्रोल का फार्मूला डिफरेंट है, डीजल का फार्मूला डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ किस्म के वो केमिकल इस्तेमाल करके वो ऑयल बनाते हैं। फिर उनके फिर मार्केट में जो सेल होती है तो वो रेट भी डिफरेंट होते हैं। डीजल का रेट कुछ और है, पेट्रोल का रेट कुछ और है, हाई ऑक्टेन का रेट कुछ और है, मिट्टी का तेल कुछ और रेट है। और ग्रीस वो जो इस्तेमाल करते हैं, जब आप बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं तो वो जो इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर का जो सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, वो भी यहीं से निकला, लेकिन वो सबसे सस्ता होता है। तो लिहाजा वो, उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं? वो जो ग्रीस होती है उसको क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। वो जो हाई ऑक्टेन डीजल पेट्रोल और मिट्टी का ऑयल है उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट। फर्क समझ आ गया? इसी तरह से जो गन्ना होता है, गन्ने की फसल ये शुगर मिल वाले उठा लेते हैं। उस गन्ने की फसल को वो शुगर मिल वाले अपने प्लांट में प्रोसेस करते हैं, तो वहां से दो चीजें निकलती हैं। एक तो वो
जिसको हम गुड़ कहते हैं, गुड़ निकालते हैं, और एक वो जो गन्ने की जो भूस होती है वो निकालते हैं, वो फिर दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं लोग चारे के लिए, भैंसों को खिला देते हैं मिक्स करके, ठीक है जी। और वो जो गुड़ निकलता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, उसमें मजीद केमिकल डाल के दो तीन तरह की शुगर बनाते हैं। तो व्हाइट शुगर जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ब्राउन शुगर भी होती है, देखिए कभी, ब्राउन शुगर भी होती है और व्हाइट शुगर भी होती है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि व्हाइट शुगर जो है ना सेहत के लिए जो है वो बड़ी डेंजरस चीज है, तो लोग क्या करते हैं, ब्राउन शुगर खाते हैं। और ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर से महंगी है, हालांकि वो सस्ती होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट शुगर में तो केमिकल है, तो ब्राउन शुगर में तो केमिकल नहीं है बज़ाहिर तौर पे, तो वो फिर महंगी क्यों है? भाई व्हाइट शुगर में तो आपने चीजें ऐड की है ना, खर्चा बढ़ गया, लेकिन ब्राउन शुगर में तो ऐड नहीं की, ठीक है ना। तो बेहतरीन लोग वो हैं जो ना व्हाइट शुगर खाते हैं ना ब्राउन शुगर खाते हैं, वो गुड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? उसमें कोई केमिकल नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने बना है। तो शुगर मिल में शुगर की लाइफ को बढ़ाने के लिए या उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल यूज किए जाते हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि यार ये सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं। बर तो बच्चों, वो भी जो है कि गन्ने से आपके पास दो दो तीन तीन चीजें बन रही हैं, उसको भी जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कहते हैं। वो जो जो छिलका वो बाहर निकाल के फेंक दिया उन लोगों ने, वो बाई प्रोडक्ट हो गई, और वो जाके दो तीन तरह की शुगर आप बना रहे हैं, वो जॉइंट प्रोडक्ट हो। समझ आ गई थी? ये टॉपिक भी है। कितने नंबर का सवाल आएगा इसमें से? 20 नंबर का सवाल। उसके बाद है जी, अप्लाई टारगेट कॉस्टिंग टूल्स टू गिवन सिनेरियो। टारगेट कॉस्टिंग का कंसेप्ट हल्का फुल्का मैं आपको दे देता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग बच्चों वो कॉस्टिंग है जिसमें आप एक टारगेट सेट करते हैं कि यार मैंने ये गाड़ी बनानी है, ये कितने की सेल होगी। तो चूंकि गाड़ी लेनी है अवाम ने, और गाड़ी है महंगी, तो आप गाड़ी बनाने से पहले अवाम का एक ओपिनियन ले लेंगे कि यार अगर मैं ये गाड़ी बनाऊं तो आप लोग कितने रुपए की बाई कर लो, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं गाड़ियां बेचने वाले। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोगों के पास है 50 लाख रुपए, तो 50 लाख में देखेंगे यार ये वाली गाड़ी लूं कि ये वाली गाड़ी लूं, इसमें फीचर ज्यादा है इसमें फीचर कम है, कहते हैं ये वाली गाड़ी ले लो। तो दूसरी कंपनी की गाड़ी सेल नहीं होगी। फिर दूसरी कंपनी सोचती है कि यार असीनिया गड्डियां बनाई हैं, साड़ी गड्डी सेल नहीं होगी। फिर कंपनी कहती है यार हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, हमें चाहिए था हम गाड़ी बनाते वक्त लोगों से पूछते कि भाई अगर ये फीचर हम तुम्हें बना के दें तो तुम कितने की गाड़ी ले लोगे। वो कहेंगे 40 लाख रुपए। तो फिर हम 40 लाख रुपए उसकी प्राइस रखते हैं। कितनी प्राइस रखते हैं कि लोग इस तरह के फीचर के साथ 40 लाख रुपए लगाएंगे, 50 लाख रुपया नहीं लगाएंगे। तो अगर हम ये फीचर डालने इस गाड़ी में तो 40 लाख की प्राइस होनी चाहिए, 50 लाख में किसी ने नहीं लेनी। फिर वो सोचते हैं कि यार 40 लाख रुपया तुम प्राइस रख दें, लेकिन मसला ये है बनाने में 45 लग जाते हैं, अब क्या करें? फिर सोचते हैं कि यार कहाँ कहाँ से कॉस्ट कट हो सकती, 40 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि लोग नहीं ले। ओके, अब क्या करें? 40 लाख तक प्राइस रखेंगे, लेकिन फिर 35 लाख की बननी चाहिए, खुद भी तो कमाना है। फिर कहाँ से कॉस्ट कट करें? यार ऐसा करते हैं कि इसमें जो लोहा लगा हुआ है ना, लोहे को कम करो। और क्या करें? सीटों में जो फोम डाला हुआ है ना, वो सस्ता लगा दो। और क्या करें? यार ये इसके जो नीचे जो गियर बॉक्स है ना, ये फला एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसको देखो दूसरा कोई लोहा, जो घटिया क्वालिटी का लोहा है वो लगा दो। ओके, शीशे की क्वालिटी थोड़ी सी लो करो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो गाड़ी वो 45 40 लाख में बना के बेच देते हैं और आम परचेज कर लेते हैं। तो फिर बाद में कहते हैं यार मैंने पीपा ले लिया, ठीक है जी, हाथ लगाते हैं तो आवाज आती है पूरी गाड़ी में। मतलब 1980 90 की गाड़ियां देखें, इवन के 2010 तक की जो गाड़ी देखे बड़ी मजबूत है, लेकिन ये जो 2010 के बाद जो गाड़ियां आना शुरू हुई हैं वो बड़ी फारक किस्म की। मतलब साइकिल जाके गाड़ी को मारे ना तो साइकिल को कुछ नहीं होता, गाड़ी के अंदर बढ़ जाता साइकिल, ठीक है जी। तो ये इतनी घटिया क्वालिटी की गाड़ियां हैं, ठीक हो गया। तो वो क्यों है? क्योंकि कंपनी वालों ने सोचा हुआ है कि लोग इतनी महंगी गाड़ी परचेज नहीं करते, तो लिहाजा गाड़ियां तो बेचनी है। तो फिर क्या करें कि लोग गाड़ियां भी परचेज कर लें और हमारे पैसे भी बच जाएं। तो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की। क्या किया? रिवर्स इंजीनियरिंग।
कि भाई गाड़ी की कीमत इससे ऊपर नहीं जाएगी वरना लोगों ने परचेज कोई नहीं। अच्छा, जिन लोगों को पैसे का कोई टेंशन नहीं है, जिन लोगों को पैसे की कोई टेंशन, अन्य पैसा है, तो उन लोगों के लिए जो गाड़ियां बनेंगी वो क्या होंगी? वो A1 ग्रेड की होंगी, A+ क्वालिटी की होंगी। बात सुन लगी? वो गाड़ियां बाकी मजबूत भी होंगी, उन गाड़ियों में हर तरह के फीचर भी होंगे, हर लिहाज से उनकी क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन वो बेचारे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो ऑल्टो ले लेते हैं, वो सुना मोटरवे पे एक्सीडेंट हुआ है, वो बस पास से गुजरी है तो ऑल्टो उलट गई, ठीक हो गया। अब ये हालात हुए पड़े हैं कि यार देखो, हवा से ही गाड़ी उलट गई, मतलब किसी ने टच भी नहीं किया, वो खुद ही उलट गई। तो अब इतनी सस्ती और इतनी ठक्कड़ किस्म के मटेरियल से गाड़ियां बनाओगे तो फिर मसले मसाले ऐसे होंगे। तो ये बेचारे कौन लोग बेचारे मरते हैं? वो जो मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, जो पूरी जिंदगी के पैसे इकट्ठे करके गाड़ी ली होती है और पूरे खानदान को धुआं चढ़ाया होता है, किसी गड्डी ला ली, पूरा खानदान वैसे ही सड़ सड़ के मर जाता है, कह रहे इन्होंने गड्डी ला ली, साढ़े को साइकिल भी नहीं है। तो फिर काला जादू करते हैं, तो काला जादू फिर वो बस की स्पीड में आ जाता है, बस पास से गुजरती है तो गाड़ी उलट जाती है। ठीक है जी, आमल बाबा जिंदाबाद, आमल बाबा मुफ्त में मशहूर हो जाता है। तो फलां बंदे को काला जादू कराया सी और एक गड्डी उलट गई। तो काला जादू में सिर्फ आमल बाबा का हाथ नहीं है, वो गाड़ी कंपनियों का भी हाथ है, जिन कंपनियों ने इतनी घटिया क्वालिटी का लोहा लगाया कि वो गाड़ी, समझ आ रही बात? तो ये गरीबों के मसले मसाइल है, अमीरों का कोई अमल बाबा नहीं है। अमीर कहते हैं लो फड़ो 4 करोड़ रुपया, गड्डी चंगी नहीं चाहिए, फिर 100 सर लैंड क्रूजर आ रही थोड़े वास्ते, तो लैंड क्रूजर के लोहे को हाथ लगा के देख लग पता रहेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मसला वही है कि कंपनियां जब प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचती है ना, तो वो फिर रिवर्स सोचती हैं कि यार लोग इससे महंगी गाड़ी बाय नहीं कर सकते, पैसे बचाओ, कहां से बचा सकते यार? असल पानी ला दे यार। तो बच्चों, इसके ऊपर जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उसका नाम क्या है? टारगेट कॉस्ट। कितने नंबर का सवाल मैक्सिमम आ सकता है? 20 नंबर का सवाल आ सकता है। फिर अगला कंसेप्ट है बच्चों वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस का कंसेप्ट ये है कि एक चीज 10 रुपए में बननी चाहिए थी, ये आपने साल के शुरू में प्लान किया हुआ, एक्चुअल में कितने रुपए की बनी? 12 रुपए की। कितना नुकसान हो गया? 2 रुपए का। अब साल के एंड पे बैठ के सोचो कि नुकसान क्यों हुआ, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या गलती की है जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो बच्चे 2 रुपए की जस्टिफिकेशन साल के एंड पे आपने देनी, ताकि अगले साल ये मसले ना हो। इस टॉपिक को कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। ये वो वाली वेरिएंस नहीं है जो आपने क्यूएम में पढ़ी है। तो बात समझ आ रही है? मतलब वेरिएंस का फार्मूला लगा रहे होते हैं, S² = summation x² over n माइनस summation x over n होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं फिट हो। यहाँ पे वेरिएंस का कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों? तो बच्चों, अगर चीज 10 रुपए की बननी चाहिए थी तो उसमें मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा और एफओएच भी वो होगा, क्योंकि यही तीन चीजें मिलकर तो प्रोडक्ट बनाती है। तो फिर वेरियस मटेरियल की भी निकलेगी, लेबर की भी निकलेगी और एफओएच की भी निकलेगी। मतलब साल के शुरू में सोचा हुआ था कि कितने का यूनिट बनना चाहिए? 10 रुपए का बनना चाहिए। आइडियल हालात कितने का बना? 12 का। भाई 2 रुपए क्यों लग गए बताओ? तो कुछ ऐसे मसले होंगे जिसमें हमारी गलतियां होंगी, उसको तो हम ठीक कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मसले होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, वो मार्केट की वजह से होंगे या गवर्नमेंट की वजह से होंगे, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर जो मसले गवर्नमेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बिजली महंगी कर दी, अब हम वहां पे क्या करें? आपने बिजली का यूनिट कम लगाया हुआ था, गवर्नमेंट ने जब हमें बिजली बेची है तो इतने की बेची है। अब गवर्नमेंट की बिजली की वजह से अगर कीमत बढ़ गई है तो हम तो नहीं ना सही कर सकते। तो फिर बच्चों उसमें होगा ये कि अगले साल का जो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, अगले साल के स्टैंडर्ड को हम हाई कर देंगे। समझ आइए? मतलब अगले साल फिर हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कितना रख देंगे? 12 रुपए। और उस वक्त कीमत चीज बनेगी 15 रुपए की। हम कहेंगे यार फेर फटा आ गया, हमने तुम्हारे कहने में अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया, तुमने खर्चा फिर ऊपर कर दिया। वो फिर कहेंगे सर की करिए, बिजली मजीद महंगी हो गई। बात समझ आएगी नहीं? तो बहरहाल कुछ फैक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर सही काम नहीं कर रही, लेबर को 2 घंटे में 1 यूनिट बनाना चाहिए था, लेबर ने 2.5 घंटे लगाए।
हमें पता लग गया, हम ऐसी लेबर को फारग करते हैं। लेकिन फारग करने के बाद सोचेंगे यार फारग तो कर देता है, खून रखिए कि तो फारग करने से पहले सोचना चाहिए ना। तो फारग करने से पहले सोचेंगे अगर मार्केट में लेबर अवेलेबल है तो फिर इनको फारग करो। लेकिन अगर मार्केट में लेबर अवेलेबल ही नहीं है तो इनको फारग करने के बाद इन्हीं को दोबारा रखना पड़ेगा, फिर बिस्ती होगी। बिस्ती होगी कि नहीं होगी? पहले तो टका के उन्होंने बिस्त करके कर देता, फिर बाद तरले पान चले गए, उन्होंने कहा सर आप कल से तशरीफ ले आए, तो बिस्ती होगी ना। अकल इस्तेमाल करो फिर। फारग करने से पहले सोचो कि इनकी रिप्लेसमेंट है, हाँ है, कर दो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करो, वही वेज इंसेंटिव प्लान पड़े हैं ना पीछे, इनको मोटिवेट करो। क्या करो? मोटिवेट। उनको मोटिवेट करेंगे तो हो सकता है 12 रुपए की कॉस्ट हो और 13 रुपए तक का खर्चा आ जाए, हमारी वेरियंस कम हो जाए। पहले वेरियंस 3 रुपए थी, अब वेरियंस कितनी है? 1 रुपये। वो 1 रुपये इसलिए कि गवर्नमेंट की वजह से बिजली महंगी हो गई। ठीक है जी। कंप्यूट स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, एनालाइज डिफरेंट वेरिएंसेस। ये भी बच्चों 20 नंबर का सवाल आएगा और ये भी 20 नंबर का सवाल है। ये टॉपिक सारे समझ आ गए बच्चों? उसके बाद तीसरी ग्रिड है बच्चों, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। कितने नंबर का सवाल आएगा? 30 से 40 नंबर का एरिया टेस्ट हो सकता है बच्चों। ये ग्रिड सी है बच्चों। इसमें क्या क्या आ सकता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये टॉपिक भी आपने तकरीबन पढ़ा हुआ है क्यूएम में। ब्रेक इवन एनालिसिस याद आया कुछ कुछ? ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा हुआ है ना? ये वो टॉपिक कि एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक सेल प्राइस होती है। फिक्स कॉस्ट ऊपर रखते थे, नीचे सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, डिवाइड करते थे, तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाया करते थे। याद है? ये वो तो पूरा टॉपिक ही तुमने पढ़ा। कितने नंबर का सवाल आ सकता है? 20 नंबर का सवाल आ सकता है। तो फिर ये वाला ब्रेक इवन नहीं है जो क्यू में पढ़ा था, वो तो 2 नंबर का सवाल आता था। इसमें अच्छे खासे मसले मसाइल होंगे। ठीक है। स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर का मतलब ये होता है बच्चों, आप कई सालों से काम करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, इस साल अचानक आपको बाहर के मुल्क से ऑर्डर आया कि पंजनाची सानू बना के दो। तो आप कहेंगे यार हम कई सालों से दादा परदादा के जमाने से काम करते आ रहे हैं, हम तो यही करेंगे, ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या ये कह दें? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिस्मिल्लाह ले आओ, हम देखते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर है, अगर ये ऑर्डर हमने अच्छा बना लिया, कल को और ऑर्डर आएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम अपना एक बनाते हैं, काम बड़ा आसान है, अपने वाला काम हजारों सालों से करते आ रहे हैं, दादा परदादा से के जमाने से चलता आ रहा है, काम करते आ रहे हैं, अच्छी बात है, काम बड़ा आसान है पता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है, यूएसए से डॉलर आएंगे, ठीक हो गया। तो काम आता तो नहीं, हम सीख लेंगे लेकिन ऑर्डर पूरा करेंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या वर्ड यूज होता है? स्पेशल ऑर्डर। कि आप एक काम कर रहे हैं हजारों सालों से, लेकिन एक नया काम आ गया, और काम भी आया है अमेरिका से या दुबई से या कनाडा से या यूरोप से। ठीक है, यूरोप वाले कहते हैं यार हमें फुटबॉल बना के दो, हमारा फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है। ठीक है जी। हम कई हजारों सालों से वो दूसरा गेंद बना रहे हैं, टेनिस वाला, फुटबॉल तो बनाया ही नहीं कभी। लेकिन अब अगर ऑर्डर आ गया तो सोचेंगे ना यार इसको कैसे बनाना है। ठीक है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब फुटबॉल बनाने का जो खर्चा है ना पाकिस्तान में, 1,000 रुपये में एक फुटबॉल बन जाता है। कितने में फुटबॉल बन जाता है? 1,000 रुपये में। लेकिन यूरोप में वो ही फुटबॉल 25,000 रुपये का सेल हो, तो कितना मार्जिन है? 24,000 रुपये प्रॉफिट है। तो फिर फुटबॉल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब बोलो तो सही। 1,000 रुपये का फुटबॉल आपने पाकिस्तान में बनाया और यूरोप में कितने का सेल हो रहा है? 25,000 रुपये का, क्योंकि आपको यूरो में पैसे मिलने हैं ना, पाउंड में पैसे मिलने हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी में जब कन्वर्ट किया तो कितने पैसे बन गए? 25,000। तो प्रॉफिट कितना है? 24,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? अभी सारे छाड़ के फुटबॉल बनाओ। आप एक बॉल बना रहे थे,
फर्ज करो बच्चों वो बॉल बनती थी 30 रुपए की, मार्केट में सेल करते थे तो 40 रुपए की। एक बॉल बनाने में कितने की बचत हो रही है? फुटबॉल में 24,000 की बचत हो रही है। लानत भेजोगे कि नहीं बोलते? तो खड्डे च वड़ गया दादा परदादा पागल सी, असली तो फुटबॉल बनावांगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? इसका मतलब क्या है कि सम टाइम हो सकता है कि जो आप काम हजारों सालों से करते आ रहे थे उसको छोड़ के क्या करो, स्पेशल ऑर्डर पे फोकस करो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। ठीक है जी। तो बच्चों, एनालाइज इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ए स्पेशल ऑर्डर। कितने नंबर का सवाल आएगा? 20 नंबर का सवाल आएगा। स्पेशल ऑर्डर का कंसेप्ट समझ आ गया? मेक और बाय डिसीजन। बच्चों आपने देखा होगा आपके पास बाइक है, वो बाइकें रखी है ना, होंडा की है कि किसकी है? होंडा की। आपने बच्चों देखा होगा कि फर्ज करें आपकी, आपके पास होंडा की बाइक है, तो उसका कोई इशारा टूट जाता है, कोई हेडलाइट खराब हो जाती है, तो आपको मार्केट से मिल जाते हैं ना इशारे। तो क्या वो होंडा बना रहा है? क्या वो होंडा कंपनी के इशारे होते हैं? नहीं। क्या सीन है कि होंडा कंपनी ने एक बाइक बना के दी, ठीक हो गया, लेकिन अगर उसमें कुछ मसला मसाइल आ गया, तो वो कुछ चीज़ खराब हो गई है, तो एक तो ये है कि होंडा आपको देगी, दूसरा ये कि आप मार्केट से किसी और से भी बाई कर लेते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट में होंडा के अलावा किसी और से भी मिल जाते हैं। अच्छा, होंडा का वाला को भी ये बात समझ आ गई कि यार मैं एक हेडलाइट बना के देती हूँ, वो फर्ज करो उसकी है, वो 500 रुपए की है। कितने रुपए की है? 500 रुपए की। ये साथ ही छोटी सी उसने 5 मरले के मकान में फैक्ट्री बनाई हुई है। वो बंदा वही चीज मुझे 100 रुपए की बना के दे रहा है, लोगों को 100 रुपए की बना के दे रहा है। होंडा वाले कहेंगे यार सानू भी वो दे दे तू। हम कितने की बना रहे हैं? 500 की। वो छोटी सी उसने 5 मरले के मकान में फैक्ट्री खोली हुई, वो कितने की चीज बना रहा है? 100 रुपए की। होंडा वाले कहते हैं कि सारा पाकिस्तान 100 रुपए की हेडलाइट लवा लेंदा है, मैनू 500 नहीं देता। तो मैं क्या करूं? मैं भी इससे रब्ता करती हूँ। उससे कितने की वो बाय करेगा? 100 की। लेकिन हो सकता है कि वो जिस बंदे ने छोटी सी फैक्ट्री 5 मरले के मकान में लगाई हुई है, जो उसको पता लगे कि होंडा जैसा सप्लायर मेरे पास आ रहा है, होंडा जैसा बड़ा ग्रुप मेरे पास आ रहा है ये परचेज करने के लिए, तो हो सकता है वो होंडा वाले को मजीद सस्ती वो बना के दे, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, बल्क में प्रोडक्शन करेगा। बात समझ आएगी नहीं? तो होंडा वाला उससे कितने रुपए की चीज ले रहा है? वो साथ लगाएगा अपना ठप्पा, होंडा, और वो कितने की बेचेगा फर्ज करो? 150 की बेचेगा। तो 500 रुपए की चीज होंडा के नाम से कितने की मिलेगी आपको? 150 की। तो लोग फिर क्या करेंगे? होंडा की वो कहना है यदि 100 रुपए दी है तो होंडा दी किने दी है? 150 दी, तो होंडा दी लाते। कंपनी दी तो लगी है ना घट्टो घट, लेकिन कंपनी ने भी कहाँ से बाय की है? उधर से ही बाय। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों किसी जमाने में ना, मुझे अपना बचपन याद है, बाटा के बूट मैंने परचेज किए थे अब्बू के साथ जाके। बाटा के बूट परचेज किए थे, स्कूल में जाना था, नया नया पहला दिन था, बाटा वाले शूज परचेज कर लिए हमने। पूरा साल मैंने पहने, बूट नहीं खराब हुए। मेरे पाँव बड़े हो गए, बूट बड़े नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो बूट थे वो टूटे नहीं, कहीं से भी नहीं टूटे, वो मैंने संभाल के रखे। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा था, साल बाद मैंने उसको दे दिए, साल मैंने चलाए, साल उसने चलाए, बूट फिर भी नहीं टूटे। फिर मेरी खाला का बेटा था, वो हमसे 4 साल छोटा था, फिर उसको बूट दे दिए। फिर उसका छोटा भाई था, उसको दे दिए। वो बूट 10 साल चले। उन बूटों के ऊपर लगी हुई स्किन उतर गई, चमड़ा खराब हो गया, लेकिन वो टूटे नहीं। वो इतने मजबूत बूट थे। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बाटा के बूट आप जाके परचेस कर ले, 6 महीना साल गुजरता टूट जाता। हुआ क्या? बाटा किस जमाने में पाकिस्तान के अंदर खुद वो बूट बनाया करता था। बात समझ लगी? अब क्या करता है, उसको पता है कि मैं अगर कोई बूट बनाऊंगा तो मेरा 1500 रुपये का बनेगा। कितने का बनेगा? 1500 का। मुझे बेचना पड़ेगा 2500 रुपये में। कितने का बेचना पड़ेगा? 2500 रुपये में। 2500 रुपये को परचेज करने को तैयार हुए। मैं क्या करता हूँ, चाइना से मंगवा लेता हूँ,
चाइना से मुझे 300 रुपये का बना बनाया मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं लगाऊंगा अपना ठप्पा और मैं 1000 रुपये का बेच दूंगा, लोग खरीद लेंगे। तो बाटा ने अपने बूट बनाने बंद कर दिए। समझ आ गई बात? बाटा चाइना से बूट मंगवाता है, अपना ठप्पा लगवाता है, और अपना ठप्पा लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो चाइना वालों को फोन करता है, यार बाटा का ठप्पा ला रहे हो, ठप्पा भी वही लगा रहे हो। समझ लगी? 300 रुपये का बूट पड़ा वहां से, पाकिस्तान में लेके आए, 200-300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ी, 1000 रुपये का बेच दिया। यहाँ पे वो खुद बनाते तो कितने का बनता, तो कितने का बेचना पड़ता, लोग परचेज करने को राजी नहीं। अब कितने का लोगों को पड़ रहा है, 1000 रुपये का, सब खुशी खुशी परचेज कर रहे हैं, बाटा की दुकानों पर रश लगा। तो फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाटा ने भी तो प्रॉफिट कमाना था, बाटा कहता है यार क्या करें, किसी जमाने में हम ये गुड़ बनाया करते थे, इतने का सेल हो जाता था और 10-10 साल चला करता था। अब लोग इतने का बाय करने को राजी कोई नहीं, फिर मैं क्या करूं? मेरे पास 1000 शूज पड़े हुए हैं, परचेज करने वाला एक भी बंदा नहीं है, कोई बंदा अक्लमंद है ही नहीं इन लोगों में, हर बंदा पैसे बचाने के चक्करों में। समझ आ रही बात? जब हर बंदा पैसे बचाने, यार पानी का क्या था अरशद को, पानी का पता कर। हर बंदा जब पैसे बचाने के चक्करों में है, तो फिर कंपनी भी तो पैसे बचाने के चक्करों में होगी ना। नहीं समझ आ रही? कंपनी भी कहेगी यार लागत पे जो अस्सी क्यों बनाई है, क्या करो चाइना से इम्पोर्ट कर लो, हर चीज वहां पे बल्क में बन रही है, 300 रुपये का बूट मिल जाएगा, 1000 रुपये का बेचेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, यहाँ से 1000 रुपये की बचत हो रही थी, वहां पे कितने की बचत हो रही है, 700 की, लेकिन बूट तो सेल हो रहेंगे। यहाँ पे तो बूट बना के रखे हुए हैं, पूरा महीना हो गया एक बंदा नहीं आया। ठीक हो गया? तो जिन लोगों को क्वालिटी का पता है, वो अच्छे बूट परचेज कर लेते हैं, फिर अच्छे बूट पे पैसे नहीं देखे जाते। अच्छे बूट आपको मिलेंगे 25,000 के। जाओ एम एम आलम रोड पे जाओ, एक दुकान है बूट्स के नाम से, सबसे सस्ता बूट वहां पे जो अवेलेबल है ना, वो 25,000 रुपये। फिर उसके ऊपर 40,000 का भी है, 50,000 का भी है, 70,000 का भी है, 1 लाख रुपए के भी बूट है। ठीक है? हम जैसे लोग बाहर से गुजर जाते हैं एहतरामन, कि यार आया ना एक कोलो दिन नंगे जेब जो पैसे गायब हो जाए, तो बाहर से बड़ी दूर करके वहां से गुजर जाते हैं कि नंगो इथों बस। ठीक हो गया? वरना बूट बड़े बड़े महंगे हैं। तो जिनको क्वालिटी का पता है, फिर वो पैसे नहीं देखते, और जिनको पैसों का पता है, वो क्वालिटी नहीं फिर देखते, वो देखते हैं यार ईद लंघ जाए बच्चियां दी बस खैर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट है मेक आर बाय डिसीजन, कि खुद बनाए या बाय कर। बाटा वालों ने क्या किया, बाय कर। हर किसी के पास ऑप्शन है, खुद बना लो या क्या कर लो, बाय कर लो। होंडा वालों ने क्या किया, होंडा वालों ने भी यही किया कि इंजन अपना बनाया, बाकी स्पेयर पार्ट टैंकी टापे चेन गरारी सारा कुछ जो है वो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई ना उनसे बाय करके वो बाइक जोड़ के आपको दे देते। अब यही देखो, अगर आपके पास 2003-4 की बाइक हो और अब 2025 की बाइक हो, दोनों सामने खड़ी कर लो, पता चल जाएगा कि 2003-4 के जमाने वाली जो बाइक थी वो ज्यादा मजबूत थी, 2025 में जो बाइक ले रहे हैं वो आसरा ही है बस। ठीक हो गया जी? बराबर। एनालाइज इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू टेक प्रोडक्ट मिक्स मेक आर बाय डिसीजन। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कंसेप्ट यह है बच्चों कि आप व्हाइट चीनी बना रहे थे, 160 रुपए की सेल कर रहे थे, एक बंदे ने आके मशवरा दिया कि पाकिस्तान में डॉक्टरों ने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर दी है कि व्हाइट चीनी जहर है, ना खाओ, ना खाओ, ना खाओ, उससे बेहतर है ब्राउन शुगर खाओ। फैक्ट्री वालों ने भी सोचा कि होंगी करिए, व्हाइट चीनी तो सेल नहीं हो रही। उन्होंने आख्या ये तो लाओ 10 रुपये होर, ये तो ब्राउन केमिकल कर दो, कितने की पड़ जाएगी, 170 की। सेल कितने की होगी, 200 की। तो फिर क्या करें, ब्राउन शुगर बनाए कि ना बनाए, बनाए, क्यों बनाए? कितने रुपए लगाने से कितने रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए लगाने से 30 रुपए कमा रहे हैं।
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, लेकिन अगर 10 रुपए लगाने से 5 रुपए कमा रहे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कंसेप्ट ये है कि मजीद कितनी कॉस्ट लगानी पड़ रही है और मजीद कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनको आपस में कंपेयर करें। यहां तक की बात समझ लगी? एनालाइज इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेनिफिट फॉर फर्दर परसेंट डिसीजन, ये पॉइंट समझ आ गया सबको? शट डाउन एंड प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन का कंसेप्ट ये है बच्चों कि हो सकता है आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? जैसे लेज, पेप्सी, 7 अप और स्टिंग। 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें आपको फायदा है, इसमें आपको फायदा है, इसमें नुकसान है और इसमें फायदा है। 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 आपको कमा के दे रहे हैं, चौथा नुकसान कर रहा है। क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। तो हो सकता है आप इसको क्या कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू डिसीजन। कि यार आप इतने प्रोडक्ट बना रहे हो, आप देखोगे यार किस में मुझे नुकसान हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे पल्ले से पड़ रहा है, तो कह रहे हैं इसको बंद कर दो। समझ रही है? तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, अगर वाकई उसमें नुकसान हो रहा है उसको क्या कर देंगे, इसको बंद कर। इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन। शट डाउन का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री बंद कर दो। क्यों? इसमें भी नुकसान हो रहा है, इसमें भी नुकसान हो रहा है, इसमें भी नुकसान हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा 3 से नुकसान हो रहा है, एक फायदा हो रहा है, उन्होंने रखने वास्ते ऐसी सारा कुछ। अल्टीमेटली क्या करो, फैक्ट्री बंद करो। तो मेरा कि उसको कहते हैं शट डाउन डिसीजन। कितने नंबर का सवाल आएगा बच्चों? 20 नंबर का सवाल आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट ये है बच्चों कि आपने माल मंगाना है सप्लायर से। 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि पूरे साल का माल इकट्ठा मंगवा लो, उसमें फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है, आपके पास सारे साल का इकट्ठा ही माल पड़ा हुआ, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। नुकसान ये है कि पड़े पड़े खराब भी तो हो जाएगा, चोरी भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। मतलब आलू पूरे साल के इकट्ठे मंगवा लिए हैं तो महीने 2 महीने बाद वो आलू खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो सारे साल के इकट्ठे ना मंगवाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मंगवा लो। ठीक है जी? तो आपने डिसाइड करना है कि सारे साल का माल एक दिन मंगवा लें, या हर हफ्ते बाद मंगवाएं, या हर महीने बाद मंगवाएं, क्या बेस्ट रहेगा, ये हमने पढ़ना है। कितने नंबर का सवाल आएगा बच्चों इसमें? फिर सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, ये भी वही कंसेप्ट है कि भाई कितना स्टॉक आपके पास हमेशा होना चाहिए। मतलब समटाइम ऐसा भी तो हो सकता है ना, सप्लायर को आपने कहा यार माल भिजवा दे, उसने कहा 10 दिनों में आ रहेगा, लेकिन 10 दिनों में कोई नहीं आया, सप्लायर आपका ढिला है। बात समझ आ रही है? सप्लायर अपने वादे का पाबंद नहीं है, तो आपको टेंशन है कि यार सप्लायर हमेशा 2 नंबर ही करता है, 10 दिन तक कहता है लेकिन आंदा कोई नहीं। ऐसी सूरत में सप्लायर से आप लड़ तो नहीं सकते, उसकी फितरत को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। उसको मोटिवेट करके उसको कह सकते हैं कि यार तेरी मेहरबानी टाइम पे माल दे देकर, वो भी नहीं कर सकते। कोई बंदा सोचेगा यार जिन्हें पूरी जिंदगी माँ प्यो दी नहीं सुनी, वो साड़ी सुनेगा। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहेगा यार इनू मारो गोली, इन्हें एंजी रहना है, अपना कोई जुगाड़ लाओ। तो अपना जुगाड़ क्या है? हमेशा अपने पास इतना माल रख लें कि जब वो कोई हेरा फेरी करे आपके पास माल मौजूद हो। उसको क्या कहते हैं? सेफ्टी स्टॉक। इस कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए बच्चों, इसके ऊपर सवाल आएगा। कितने नंबर का? तो ये बच्चों आपका टोटल जो है सिलेबस है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। समझ आ गया आपको? तो बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर कल डिस्कशन होगी। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।